हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी और पिछले लेक्चर तक हमने बात की थी कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। हमने देखा था कि सबसे पहले माइनिंग करके मिनरल्स निकाले जाते हैं। उनमें से जो यूजफुल मिनरल होते हैं यानी ऐसे मिनरल जिनके अंदर जो परसेंटेज है उस डिजायर्ड मटेरियल की, उस डिजायर्ड मेटल की ज्यादा होती है, उनको हम ओर कहते हैं और ओर से हम बेनिफिशियल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मिनरल के अंदर भी हालांकि है वो सब्सटेंस, है वो एलिमेंट, लेकिन ओर के अंदर हम बेनिफिशियल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे यूजफुल है। फिर हमने बात की थी कि माइनिंग के बाद जो हमें मिलता है उसके अंदर इंप्योरिटी बहुत ज्यादा होती है और साथ के साथ क्योंकि हम खोद के निकाल रहे हैं तो मिट्टी भी होगी। उन सब चीजों को निकाल के, मैक्सिमम इंप्योरिटीज को निकाल के हम क्या करते हैं, उस ओर को प्योरीफाई करते हैं, जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का ओर। कंसंट्रेशन के बाद बारी आती है प्योर एलिमेंट या प्योर मेटल निकालने की। जो प्योर मेटल हमें ऑब्टेन करनी है कंसंट्रेशन के बाद, उसके बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है पायरोमेटलर्जी, सेकंड है हाइड्रोमेटलर्जी एंड थर्ड है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अभी होते क्या क्या, देखो हमने सबसे पहले माइनिंग की, कंसंट्रेट करके मैक्सिमम जो कंपोजिशन है हमारे पास जो ओर है उसका हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रखा है, बाकी जो इंप्योरिटीज हैं वो निकालते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी हमें प्योर मेटल नहीं मिल रही है। प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए उस कंसंट्रेटेड ओर के ऊपर हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी 3 तरह के प्रोसेस मैंने लिखे हैं। पहला है पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब है, पायरो मींस हीट करना, यानी कि हम हीट करेंगे, सैंपल को हम हीट करेंगे, उस कंसंट्रेटेड ओर को हम हीट करेंगे। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग की मदद ली थी। कैल्सिनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना, और रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। उस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस से हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड को कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हो सकता है एल्यूमिनियम जैसा कोई मेटल जो काफी अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल हो, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। यानी जो सारा प्रोसेस है वो किसका है, हीटिंग का है। हमने इसके अंदर इलिंगम डायग्राम भी पढ़े थे। इलिंगम डायग्राम क्या थे कि डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व थे जिनसे हमें यह पता लग रहा था कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस रिएक्शन के में किस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन के लिए डेल्टा जी नॉट कितनी नेगेटिव है, और उन नेगेटिव वैल्यूज को कंपेयर करके हमने देखा था कि कौन सा सूटेबल रहेगा, किस टेम्परेचर पे हम किस रिएक्शन को कपल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -400 यूनिट्स थी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड वो काफी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू थी। जितनी ज्यादा डेल्टा जी नॉट की नेगेटिव वैल्यू हो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट साबित होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये सब चीजें हम कर चुके हैं, यानी पायरोमेटलर्जी का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करेंगे, हमारे पास इम्प्योर ओर होगी, यानी देखो हमने माइनिंग की ओर निकाली, काफी सारी इंप्योरिटीज को निकाल दिया उसमें से, तो कंसंट्रेटेड हो गई। उस कंसंट्रेटेड से हमें क्या करना है, प्योर मेटल चाहिए, तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी किस केस में करेंगे, जिसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप करके, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम डेवलप कर लें, और जो आपकी ओर है
वो और यहाँ पे एज ए एनोड काम करे। एज ए एनोड अगर ना भी काम करे तो भी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होगा या मोल्टन स्टेट होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसकी होगी? उस ओर से जो मेल्ट हमें मिला है उसकी होगी। यानी आपके पास ओर है, हालांकि वो ऑक्साइड भी हो सकती है, सल्फाइड भी हो सकती है, कोई भी ओर, उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करें और रिडक्शन करवाएं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्या होगा? आपके पास एक एनोड एक कैथोड की तरफ जो होगा नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो यहाँ पे मोल्टन स्टेट में मटेरियल होगा वो क्या होगी? आपकी ओर होगी। अब ये जो मोल्टन स्टेट में मटेरियल ओर है ये रिड्यूस होगी कैथोड पे जाके और हमें क्या मिलेगा? वो प्योर एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। थर्ड है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर क्या होगा? हाइड्रो मींस वाटर, यानी कि आपको उस ओर के अंदर जो एलिमेंट हैं, यानी ओर का जो कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन बनाना है। पहले उसका सॉल्यूशन बनाना किसके अंदर? वाटर के अंदर। जब आप वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना के और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करवाते हो, सॉल्यूशन बना के केमिकल रिएक्शन करवाते हो और रिड्यूस करते हो, उस ओर के मॉलिक्यूल्स में से मेटल निकालते हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। यानी जो तीन प्रोसेस है प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए कंसंट्रेटेड ओर से, ये अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस है। पायरोमेटलर्जी यानी हीटिंग से रिएक्शन हो तब जाके रिडक्शन हो। इलेक्ट्रोमेटलर्जी यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करके तब रिडक्शन करवाएं। और हाइड्रोमेटलर्जी यानी सॉल्यूशन बना के और रिएक्शन करवा के फिर हम इसको रिड्यूस करवाएं। अब ये सारे प्रोसेस किसी एक एलिमेंट के लिए यूज नहीं किए जाते, अलग अलग एलिमेंट, उनके अलग अलग कंपाउंड, जिसके लिए जो ज्यादा सूटेबल हो वो मेथड यूज किया जाता है और इनमें से कोई एक मेथड यूज करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो मेटल हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर आप हाइड्रोमेटलर्जी से करवा रहे हो, आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया है, रिएक्शन करवाई है, तो कुछ ना कुछ और इंप्योरिटी उसके अंदर रह गई होगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ अमाउंट इंप्योरिटी का जरूर रहेगा। उसके बाद पायरोमेटलर्जी हीटिंग की है तो भी जितने एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट थे, जो वोलाटाइल थे वो तो निकल गए, जो लेसर वोलाटाइल थे इससे वो तो नहीं निकल पाए। यानी कि कुछ ना कुछ इंप्योरिटी इस प्योर मेटल जो हमें ऑब्टेन करनी है इसके अंदर अभी भी रह गई। जो इंप्योरिटी इस मेटल के अंदर रह गई, इनमें से कोई भी प्रोसेस करने के बाद इस मेटल को हम फर्दर प्योरीफाई करते हैं। देखो माइनिंग की, वहां तो बहुत ज्यादा इंप्योरिटी थी, उसके बाद कंसंट्रेशन किया, काफी सारी इंप्योरिटीज हमने रिमूव कर दी। उसके बाद हमने क्या किया? तीन में से कोई भी एक प्रोसेस किया उस पर्टिकुलर मेटल के ऑक्साइड या सल्फाइड जिस भी फॉर्म में वो प्रेजेंट है, और उससे हमने क्या निकाल दिया? उससे मेटल बना ली। अब जो मेटल है इसको फर्दर हमें प्योरीफाई करना है, उस फर्दर प्योरिफिकेशन को बोलते हैं रिफाइनिंग। यानी आपने ऑब्टेन तो कर ली है मेटल में, इसको प्योर मेटल में सिर्फ मेटल ही तो ज्यादा बेटर है, हमने इसको मेटलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फर्दर इसको प्योरीफाई करने के लिए काम आती है रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग कैसे कैसे की जाती है? डिफरेंट प्रोसेस हैं रिफाइन करने के, हम देखते हैं एक करके। फर्स्ट है डिस्टिलेशन। कोई ऐसी मेटल हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो, उस सिनेरियो में हम उसका डिस्टिलेशन करवा दें, यानी पहले उसके वेपर बनाए, उबाले, वेपर बनाए, वेपर बनाने के बाद उनको कंडेंस करें। जो इम्प्योरिटी लेस वोलेटाइल होगी उससे वो तो वेपर नहीं बनाएगी उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। भाई किसी का बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 700 केल्विन है और जिस मेटल को हमने बॉइल ऑफ करना है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 500 केल्विन है, तो 700 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट वाली इंप्योरिटी वही रह जाएंगी
और 500 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट वाली जो मेटल है वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगी और उन वेपर्स को कंडेंस करके आप क्या करोगे, मेटल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लोगे। ये क्या है, डिस्टिलेशन। सेकंड है लिक्वेशन। लिक्वेशन को कई बार स्वीटनिंग भी कह देते हैं। लिक्वेशन यानी कि स्वीटनिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, हम लिक्विफाई करते हैं, मेल्ट करते हैं, लेकिन जो मेल्टिंग है वो थोड़ा स्लो करते हैं, बहुत फास्ट मेल्टिंग नहीं करते। यानी हमें क्या चाहिए, ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिसके ऊपर आपकी जो डिजायर्ड मेटल M है वो तो मेल्ट हो जाए, और जो इससे हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं, यहां हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था जिनका बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है उनको तो हम डिस्टिलेशन से कर लेते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रेंज में हो, जिसको आसानी से अटेन किया जा सके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये मेटल ऑब्टेन हुई है इस मेटल को मेल्ट करते हैं, धीरे धीरे मेल्ट करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, जितना इसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे जस्ट अबोव। जस्ट अबोव का मतलब कि दूसरी मेटल जो होगी एग्जैक्टली सेम तो किसी का होना नहीं मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा वो तो मेल्ट होगा नहीं और ये मेल्ट हो जाएगी। कैसे, इसके अंदर इस तरीके की फर्नेस लेते हैं, यहां से आपने क्या किया है, मेटल जो आपकी यहाँ पे ऑब्टेन हुई है ये डाली है, और यहाँ नीचे आपने हीटिंग कर रखी है। जो आपने यहाँ पे नीचे हीटिंग कर रखी है, इस हीटिंग से टेम्परेचर उतना हो जाएगा जितने में मेल्ट हो जाए, तो जो मेटल है वो तो मेल्ट हो जाएगी, लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाली वो तो यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज होंगी जो आपने मेटल डाली है वो इतने टेम्परेचर पे जो मेल्ट नहीं होने वाली वो क्या करेंगी, वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगी। सॉलिड फॉर्म में रहेंगी तो जितना जल्दी ये जाएगा उतना जल्दी नीचे तो जाएगी नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। वो जो ऑब्स्टेकल होगा वो क्या करेगा, जो डिसोल्व नहीं हो रही, जो सॉलिड फॉर्म में है, अब आपने यहाँ पे मेटल डाली है यानी सॉलिड फॉर्म में डाला है आपने, उसको मेल्ट कर रहे हो, उसमें से उस मेटल का पोर्शन जो मेल्ट होने वाला है वो तो निकल जाएगा, बाकी तो वो पूरा जो क्रिस्टल बना रखा उन्होंने, स्ट्रक्चर बना रखा सॉलिड मटेरियल, रिजिड पार्ट, उसमें कहीं से तो मेल्ट होकर निकल गई और कहीं से रह गई, तो वहां पे जो सॉलिड फॉर्म है वो पोरस हो गई, मतलब पोरस रह जाएगी ना, उसके अंदर मैक्सिमम जो मेटल थी हमारी वो तो निकल गई, लेकिन जो खाका सा रह गया वो तो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, उसके लिए हमने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, उसको साथ ही साथ निकाल करेंगे, सेपरेट करते रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे, भाई सॉलिड है आपके पास, मान लिया इतना बड़ा सॉलिड है, इस सारे का टेम्परेचर हमने T1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसके अंदर जो 2 मेटल है या 4 मेटल है, उनमें से जो आपकी डिजायर्ड मेटल है उसका तो मेल्टिंग पॉइंट है T1 डिग्री सेल्सियस, और बाकी का है जो अदर मेटल है उनका है T2 डिग्री सेल्सियस, और T2 जब बड़ा है T1 से तो T1 टेम्परेचर पे ये वाली मेटल तो मेल्ट हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी, और जो बाकी बच गई थोड़ी बहुत वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगी, तो वो इस तरीके से नीचे कलेक्ट नहीं होगी, वो यही हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसमें है, मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड है। डिस्टिलेशन हो गया और लिक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड यानी कि जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्या है, एक्चुअली जो हमें मेटल मिली है हमें पता है इसमें कुछ इंप्योरिटीज है, और इंप्योरिटी जो मोल्टन फॉर्म होगी मेटल की उसके अंदर तो मूव कर सकती है, और जो सॉलिड फॉर्म है उसके अंदर मूव नहीं कर सकती। इसलिए एक मेथड अडॉप्ट किया गया कि जो आपके पास मेटल ऑब्टेन हुई है इस मेटल को रोड की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, जो मेटल हमें मिली है रिडक्शन के बाद, इन 3 तरीकों से रिडक्शन करवाया, किसी भी एक तरीके से रिडक्शन के बाद जो मेटल मिली है ये हमने एक रोड की फॉर्म में ले ली, और इस रोड के ऊपर हमने क्या किया है, एक हीटिंग यूनिट लगाई है।
हीटिंग यूनिट क्या करेगी? हीटिंग यूनिट हीट करेगी कितने टेम्परेचर पे? उतने टेम्परेचर पे जितने पे जस्ट मेल्ट हो, इतना ज्यादा नहीं कि यहां से निकल के चली जाए। और साथ के साथ जो इन्वायरमेंट रखेंगे, वो इनर्ट गैस का इन्वायरमेंट रखेंगे। अब इनर्ट गैस के इन्वायरमेंट का फायदा क्या है? आपने मेल्ट किया मेटल को, हो सकता है मेटल उस टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो जाए अगर एयर है तो ऑक्सीडाइज हो गई तो आपको प्योर मेटल नहीं मिलेगी। तो आपको प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है तो जो मेटल रिडक्शन के बाद आपको मिली है उसको आपको फर्दर किसी और से रिएक्शन करने से तो रोकना है। तो इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया पहले। उसके बाद हमने जो ये सर्कुलर हीटर लगाया है, सर्कुलर हीटर जहां तक भी होगा वहां पे तो मेल्ट करेगा, जहां पे नहीं होगा वहां पे अपने आप ठंडी हो जाएगी, सोलिडिफाई हो जाएगी मेटल। अब यहां से आपने हीटर को स्टार्ट किया तो इस एंड के ऊपर जो मेटल है वो मेल्ट हो गई, और ना तो इस साइड मेल्ट हुई ना इस साइड मेल्ट हुई। फिर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओ, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करवाओ, जहां से चला गया वो तो सोलिडिफाई होता चलेगा पीछे से तो, और आगे आगे जहां तक ये हीटर जाएगा ये मेल्ट होती जाएगी। जो मोल्टन फॉर्म होगी मेटल की, इंप्योरिटी तो मोल्टन के अंदर जाएगी। इंप्योरिटी कहां मूव करेगी? हमेशा जहां पे वो फ्री टू मूव है तो उस जगह पे जाएगी। पीछे वाली मेटल क्रिस्टलाइज होती जाएगी और ये आगे आगे मूव करता जाएगा, हीट करता जाएगा, जब तक यहाँ है यहाँ मोल्टन फॉर्म, आगे जाएगा तो आगे मोल्टन, यहाँ सॉलिड और आगे भी सॉलिड। इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे की तरफ लेके जाएंगे इसको, जो भी इंप्योरिटी है इस मोल्टन स्टेट में जो रहेगा मेटल, उसके साथ साथ धीरे धीरे कहां जाएंगी? आगे जाएंगी। एक बार यहां तक ले गए, यहां तक जाने के बाद फर्दर क्या करना है? फर्दर यहां से पुल करके लेके आना है। अगर आपने हीटिंग फॉर्म से ऐसे यहां लेके आना शुरू कर दिया तो उस मोल्टन मेटल के साथ साथ धीरे धीरे साइड आ जाएगी इंप्योरिटी। ऐसे नहीं करना है, एक बार जिस डायरेक्शन में मूव करवा दिया उसी डायरेक्शन में फर्दर हीटेड एलिमेंट को मूव करवाना है। यानी एक बार यहां चला गया, इसके बाद इसको यहां से गर्म लेके मत आओ, ठंडा होने के बाद ले आओ, तो इसको इसके बाद दोबारा फिर यहां से स्टार्ट करो, वहां तक लेके जाओ, फिर यहां से स्टार्ट करो, यहां तक लेके जाओ। तो हर बार जो इंप्योरिटी होगी वो मोल्टन में आते आते जो सारी इंप्योरिटी है वो कहां तक कलेक्ट हो जाएंगी? उस एंड तक जहां तक हम लेके जा रहे हैं गर्म करके। बाद में उस पोर्शन को यहां से कट कर देंगे। तो ये इंप्योरिटी वाला पोर्शन है जिसके अंदर ज्यादा इंप्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएगा और हमारी जो प्योरीफाइड मेटल है इस रोड के अंदर होगी। तो ये है जोन रिफाइनिंग। हमने क्या किया है? सॉलिड एंड मोल्टन जोन क्रिएट कर दिए, जोन बना के हमने क्या किया? इसको प्योरीफाई किया। ठीक है, दिस इज जोन रिफाइनिंग। फोर्थ वन इज वेपोराइजेशन मेथड। अब क्या? तो वेपोराइजेशन, वेपर तो हमने डिस्टिलेशन में बना ली थी, फिर कौन सा वेपोराइजेशन आ गया? वेपर तो हमने डिस्टिलेशन में बना लिए थे, वेपर बना लिए, कंडेंस कर दिए और उसके बाद हमारा प्योर मेटल ऑब्टेन हो गई थी। अब ऐसा कौन सा मेथड है जो इससे डिफरेंट है लेकिन वेपोराइजेशन? देखो, जो वेपोराइजेशन मेथड है ये एक्चुअल में केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका हम डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट तो कम ना हो, लेकिन मेटल से किसी ऐसे रिएजेंट के साथ, मान लिया रिएजेंट आर है, उसके साथ मेटल रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना ले, एमआर टाइप का जो भी कंपाउंड बनाए, और वो कंपाउंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला हो। और ये मेटल तो इस आर के साथ रिएक्ट करके उस टेम्परेचर पे ये कंपाउंड बनाती हो, लेकिन बाकी जो इंप्योरिटी वाली मेटल इसके अंदर है वो इसके साथ उन्हीं कंडीशन में रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड ना बनाती। समझ रहे हो ना? इसके लिए दो चीजें चाहिए। पहला कि मेटल एक रीजेंट के साथ, और रीजेंट भी ऐसा हो जो इजीली अवेलेबल हो। अगर रीजेंट ही बहुत महंगा हो गया तो मेटल का एक्सट्रैक्शन बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इजीली अवेलेबल रीजेंट हमारे पास हो और उस रीजेंट से मेटल रिएक्शन करे किसी सुटेबल कंडीशन में, और उससे एक कंपाउंड बने जो गैसियस फॉर्म में हो। ठीक है, ये जो कंपाउंड मिला ये हमें गैसियस फॉर्म में मिला। दूसरी कंडीशन, ये तो
कंपाउंड बनने वाली बात होगी। हमें तो प्योर मेटल चाहिए, हमें तो कंपाउंड नहीं चाहिए। यानी कि जो ये MR टाइप का मेटल रीजन टाइप का जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, मॉलिक्यूल बना है, इससे हम इजीली मेटल को ऑब्टेन कर सकें, ये ऐसा प्रोसेस भी नोन होना चाहिए। इजीली हम इस लिगेंड को रिमूव भी कर सकें। मेटल के साथ रिएजेंट रिएक्शन करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाए और उस वोलेटाइल कंपाउंड में से इजीली हम मेटल को निकाल सकें, ऐसा हमें रिएजेंट चाहिए और ऐसी कंडीशन चाहिए। तब हम इसका क्या करेंगे, वेपराइजेशन मेथड से रिफाइनिंग करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस किसके लिए है, निकल के लिए। निकल जब इम्प्योर स्टेट में होता है, यानी कि उसके साथ और भी मेटल प्रेजेंट होती हैं, उस टाइम पे उस निकल वाले सैंपल को हम निकल सॉलिड को हम किसके साथ हीट करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। निकल जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 250 टू 350 अप्रोक्सीमेटली इतने टेम्परेचर तक जब हीट करेंगे तो निकल से बनेगा NiCO4। अब NiCO4 के अंदर देखो, निकल जब सॉलिड था तो बाकी निकल से अटैच था, लेकिन NiCO4 के अंदर निकल सिर्फ 4 कार्बोनिल से अटैच है और फर्दर कोई अटैचमेंट नहीं। जब अटैचमेंट नहीं तो सॉलिडिफिकेशन नहीं, इजीली वेपर स्टेट में आता है, गैसेस फॉर्म में आता है। इतने ही टेम्परेचर पे ये गैसेस फॉर्म में होता है। क्या करते हैं, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के पास लेके जाते हैं, स्टीम गुजारते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की निकल के पास से, तो निकल टेट्राकार्बोनाइल गैसेस फॉर्म में हमें मिलता है। अब जो निकल टेट्राकार्बोनाइल है ये डिकम्पोज हो जाता है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और निकल कार्बन मोनोऑक्साइड हमें अलग अलग मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने उसको फर्दर हीट कर दिया, पहले तो क्या करो, एक चैम्बर में निकल को क्या करो, हीट करो, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जो वेपर बनेंगे उनको फर्दर क्या करो, 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, निकल अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना भी इजी और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका एक्सट्रैक्शन वापस से भी इजी, इसलिए ये प्रोसेस काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस प्रोसेस का नाम है मोन्स प्रोसेस। ठीक है, वेपराइजेशन मेथड के अंदर एक तो हमने मोन्स प्रोसेस कर लिया, एक और है वैन आर्कल डी बोर प्रोसेस। वैन आर्कल डी बोर प्रोसेस, वो देखते हैं क्या है। कई बार उसको वैन आर्कल मेथड भी कहते हैं। वैन आर्कल मेथड जो है उसके अंदर भी वेपराइजेशन टेक्निक लगाई जाती है, यानी ऐसा ही किया जाता है। किसके साथ, जिर्कोनियम एंड टाइटेनियम। जिर्कोनियम और टाइटेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए वैन आर्कल मेथड यूज किया जाता है। कैसे, जब इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन करा जाए, आयोडीन वेपर्स, तो वो हाईली वोलाटाइल जिर्कोनियम या फिर टाइटेनियम आयोडाइड बनाता है, TiI4 या फिर ZrI4। जिर्कोनियम और टाइटेनियम के जो आयोडाइड हैं वो क्या है, लो टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में रहते हैं। देखो, जब जिर्कोनियम या टाइटेनियम क्रिस्टल लैटिस के अंदर थे तो बाकी सारे जिर्कोनियम या टाइटेनियम से अटैच थे, ठीक है, सॉलिड फॉर्म थी। जब इन्होंने आयोडीन से रिएक्शन कर ली तो जिर्कोनियम किसी और जिर्कोनियम मेटल से अटैच नहीं है, जिर्कोनियम सिर्फ 4 आयोडीन से अटैच है। तो अब इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल में तो क्या था, क्रिस्टल में इम्बेड है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है, लेकिन ये कम टेम्परेचर पे ही वो वेपराइज हो जाएगा। जब ये कम टेम्परेचर वेपराइज हो जाएगा, फर्दर इनको हीट करके हम जिर्कोनियम और आयोडीनियम या फिर टाइटेनियम और आयोडीन हम निकाल लेंगे। जो ये वाला प्रोसेस है आयोडाइड बनाने वाला, ये वैन आर्कल मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर बोरोन को भी सेपरेट किया जाता है। बोरोन अगर इम्प्योर स्टेट में है,
बोरोन के साथ अगर आयोडीन वेपर की रिएक्शन करवाई जाए तो Bi3 बनता है, ठीक है, और Bi3 को फर्दर हीट किया जाए वापस से बोरोन आप निकाल सकते हो। तो वेन आर्कल मेथड और मूड प्रोसेस ये दोनों के दोनों क्या है, वेपराइजेशन टेक्निक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये तरीके तो हम इनमें से सभी के लिए यूज कर लेते हैं, इनमें से सभी के लिए यूज कर लेते हैं। एक और है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में फर्क है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में फर्क है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर क्या होता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो बेसिकली जो हमारी कंसंट्रेटेड ओर है वो है, और वहां इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं उस कंपाउंड का, रिडक्शन करवा रहे हैं उस कंपाउंड का। लेकिन जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है वो हम उसकी करते हैं जो हमें इन प्रोसेसेस के बाद जो मेटल मिली है, यानी मेटल अब रिड्यूस फॉर्म में है, इसके बाद हमें फर्दर प्योरिफिकेशन करवानी है, तब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से हम रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, जबकि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में उस रिड्यूस स्टेट में जो मेटल है उसको फर्दर प्योरीफाई करते हैं। हालांकि तरीका इसमें भी यही है, एनोड होगा, कैथोड होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कैथोड वो लेंगे जो मेटल हमें प्योर स्टेट में चाहिए, उसकी बिल्कुल प्योर मेटल की स्ट्रिप ले लेंगे पतली सी, जस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए लेंगे। अब हम कैथोड हम सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए लेंगे, और जो एनोड है, एनोड लेंगे हम ये प्योर मेटल, जो प्योर नहीं, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में मेटल है। अब ये इम्प्योर मेटल जो सिर्फ रिड्यूस फॉर्म बनाने से आई थी, ये एनोड में है। और जो सॉल्यूशन है इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इसी मेटल का साल्ट जिसको हमें प्योरीफाई करना है, इसी मेटल का साल्ट जिसको हमें प्योरीफाई करना है। अब इसमें काम कैसे होगा, देखो एनोड के ऊपर जहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इस एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा उस मेटल का जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लिया यहां पे आपका कॉपर मेटल है, ठीक है, कॉपर मेटल है, यहां से ऑक्सीडाइज होती है, एनोड पे रिएक्शन होगी कॉपर से, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का हो, तो जैसे जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। साथ ही साथ यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉपर की एक दूसरी स्ट्रिप है जो कि प्योर मेटल कॉपर की है, ठीक है। अब यहां पे रिडक्शन होगा तो कैथोड के ऊपर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। यहां से ऑक्सीडाइज होंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, यहां जाके रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं, वो इंप्योरिटीज तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होंगी नहीं, तो वो यहां पे क्या हो जाएंगी, नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी इस एनोड के पास में। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मड क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एनोड मड मींस कीचड़। तो एनोड के आसपास क्या होगी, वो इंप्योरिटीज जहां नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, दिस इज कॉल्ड एनोड मड। धीरे धीरे ये जो एनोड है ये पिघलता जाएगा, कॉपर यहां से जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, और जो कैथोड है ये हैवी होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉपर जो कि रिड्यूस फॉर्म में था उसको पहले तो ऑक्सीडाइज करेंगे एनोड में, फिर फर्दर रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के अंदर। अब जो किसी ने मेटल जब बनाई, रिडक्शन जब किया, तभी उसने अगर इलेक्ट्रोमेटलर्जी का सहारा ले रखा है
तो उसको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जिसने इलेक्ट्रोमेटलर्जी से पहले ही इस तरीके से रिडक्शन करवा के मेटल ऑब्टेन की थी, तो उसके लिए ये प्रोसेस नहीं है, ये बाकी के लिए है, पायरोमेटलर्जी से या फिर क्या बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से जो बना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।